उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी, लेकिन बीइंग अ मुंबईकर एट दिस पॉइंट हमें हैवी रेनफॉल और थोड़ी बहुत फ्लडिंग की ना आदत हो चुकी थी, सो वी डिडंट रियली थिंक मच अबाउट इट। लोगों को लग रहा था कि हमेशा की तरह कुछ ही देर में बारिश खत्म हो जाएगी, इसलिए सब अपने काम के लिए निकल गए। सावधानीपूर्वक कतार में उतरें। और जब 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे बाद भी ये बारिश नहीं रुकी, तब लोगों में पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गया। उन्हें लगा कि अगर ये रास्ते पानी से भर गए तो अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए सब अपने घर की तरफ निकलने लगे। और इन्हीं लोगों में से एक थे प्रियम, a 29-year-old lawyer from Sion. He was in his car on his way back home जब सिचुएशन बद से बदतर हो गई। धीरे धीरे रास्तों पे पानी भरने लगा। एट अ पॉइंट पानी का लेवल 3 फीट तक आ चुका था और ये उनका गाड़ी हैंडल नहीं कर पाया। हिज इंजन वाज डेड। किंग्स सर्कल में जाके उनकी गाड़ी अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी, उनका दरवाजा लॉक हो चुका था। He couldn't get out of his own car. घंटों तक उन्होंने हेल्प का वेट किया, पर ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगले दिन बारिश शदीद हो गई, लोग भी आए और तब जाके 6 people were killed in rain-related incidents in Mumbai on Tuesday when the city recorded 300 millimeters of rain in 9 hours. अगस्त 2017 को प्रियम के पेरेंट्स ने अपना सब कुछ खो दिया। और हाँ, मैंने अगस्त 2017 बोला, जुलाई 2005 नहीं, क्योंकि ये इंसिडेंट जुलाई 2005 के 12 साल बाद हुआ था। इनफैक्ट पिछले साल भी लोगों ने अपनी जान बारिश की वजह से गंवाई है। एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू इवन डाइजेस्ट दिस फैक्ट कि हर साल कोई ना कोई मुंबईकर अपनी जान बारिश की वजह से गंवाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हर साल मुंबई डूबता क्यों है। We are now approaching the city of Bombay, the gateway to India. आज जिसे हम मुंबई कहते हैं, ये मुंबई 400 साल पहले ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता था। ओरिजिनली मुंबई वाज डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट आइलैंड्स: कोलाबा, लिटिल कोलाबा, बॉम्बे आइलैंड, मस्काओ, परेल, वर्ली और माहिम। अरेबियन सी के पास होने के कारण दीज आइलैंड्स वर नेचुरली प्रोन टू फ्लडिंग। इसीलिए कुदरत ने इनके बीच में क्रीक्स, टाइडल फ्लैट्स, वेटलैंड्स और मार्शेस डाल दिए थे, जो बेसिकली लाइक अ स्पंज बारिश का एक्सेस पानी अब्सॉर्ब कर लेते थे टू प्रिवेंट दीज आइलैंड्स फ्रॉम फ्लडिंग। फिर आया कॉलोनियल एक्सपेंशन। The Gateway of India in Bombay commemorates the visit of King George V in 1911. तो ब्रिटिश रूल के दौरान ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि वो इन 7 आइलैंड्स को कनेक्ट करेंगे ताकि वो इसे बेटर कंट्रोल कर पाए। इसीलिए उन्होंने लार्ज स्केल लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट में सी के शैलो एरियाज और मार्शेस को डेब्रीज, डर्ट, पत्थर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल से भर दिया गया ताकि धीरे धीरे करके मुंबई एक कंटिन्यूअस लैंड मास में कन्वर्ट हो जाए। और यही से हुई एक्चुअल प्रॉब्लम की शुरुआत। जहां पहले वेटलैंड्स हुआ करते थे, वहां अब लोगों ने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया था। जो वेटलैंड्स किसी जमाने में बारिश का एक्सेस पानी अब्सॉर्ब करते थे, वो अब मजबूर हो गए थे ये कंक्रीट का जंगल होल्ड करने के लिए। आज हम जिसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो असल में मार्शेस और फ्लड प्लेन्स में ही डेवलप हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, मुंबई वाज ब्लेस्ड विद दिस डेंस कवर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट अराउंड इट्स कोस्ट लाइन, बट बिकॉज ऑफ अनप्लान्ड डेवलपमेंट हमने इसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। From 1995 to 2005 मुंबई ने लगभग अपना 40% मैंग्रोव कवर लूज कर दिया था। मैंग्रोव्स आर नॉट लाइक नॉर्मल ट्रीज, ये एक्चुअली नेचर के सुपर हीरोज है। ये फॉरेस्ट से 5x ज्यादा कार्बन अब्सॉर्ब करते हैं। 1 हेक्टेयर का मैंग्रोव कवर अप्रोक्सीमेटली 1000 टन तक का कार्बन स्टोर कर सकता है। ये सॉल्टी पानी में ग्रो करते हैं और पानी को क्लीन भी करते हैं बाय फिल्टरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड सेडिमेंट्स। फ्लड के टाइम पे ये मुंबई जैसे सिटीज के लिए शील्ड बन जाता है। सिर्फ 500 मीटर का मैंग्रोव बेल्ट वेव हाइट को 50 to 99% तक रिड्यूस कर सकता है। सिर्फ एनवायरनमेंट ही नहीं, वाइल्ड लाइफ भी इस पर डिपेंडेंट है। 1500 से ज्यादा स्पीसीज यहाँ सर्वाइव करते हैं, जिनमें से 15% एक्सटिंक्शन के रिस्क पर है। ये नदी किसी जमाने में इन 7 में से किसी एक आइलैंड का टाइडल पीक हुआ करती थी। तो बेसिकली लाइक अ नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम उस पर्टिकुलर आइलैंड का पानी समुंदर तक पहुंचाती थी। वैसे ही बाकी सारे आइलैंड्स के भी अपने अपने छोटे से क्रीक्स हुआ करते थे, अपने अपने नेचुरल ड्रेनेज
सिस्टम हुआ करते थे। बट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश एक्सपेंशन, मेजॉरिटी ऑफ दीज tidal creeks were covered with sand, debris and construction material, जिसकी वजह से जब ये आइलैंड जुड़े, जब ये सातों आइलैंड मुंबई बने, तब मुंबई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना मीठी रिवर। मीठी रिवर बेसिकली विहार और पवई जैसी लेक्स का जो एक्सेस पानी है वो समंदर तक पहुंचाता है। ये हमारे सिटी का नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करता है, जो बारिश का एक्सेस पानी समुंदर तक पहुंचा के हमारे सिटी को फ्लड से बचाता है। पर हमने इसकी भी इज्जत नहीं की। विद टाइम हमने इसे एनक्रोच किया, इसके पाथवे को नैरो किया, इसके फ्लो को बदल दिया टू फिट आवर ह्यूमन नीड्स। धीरे धीरे हमने इसे लाइक अ डंपिंग ग्राउंड यूज करना शुरू कर दिया। ह्यूमन वेस्ट से लेके इंडस्ट्रियल वेस्ट तक सब कुछ इसी नदी में डंप किया जाने लगा। Just imagine the river which was supposed to be our greatest lifeline against the flood, हमने उसी की इज्जत नहीं की। ये मुझे लगता है सीवरेज का पूरा पानी है, लेकिन ये जो भाई लोग यहाँ पर हैं इनका कहना है कि ये मीठी नदी है। अब मीठी तो नहीं, लेकिन इसको गंदी नदी जरूर कह सकते हैं हम। उस दिन 24 घंटे में 944 mm की बारिश हुई थी, हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड। प्लस हाई टाइड भी था, जिसकी वजह से मीठी का पानी अरेबियन सी तक एफिशिएंटली ड्रेन नहीं हो पाया। और क्योंकि नदी पहले से ही क्लॉक्ड और कंस्ट्रक्टेड थी, मीठी ओवरफ्लो हुई और उसने वापस ले ली वो जमीन जो हमेशा से उसकी थी। और रही बात मैन मेड ड्रेनेज सिस्टम की, तो इट वाज ऑलरेडी इनकेपेबल। मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम वाज ऑलमोस्ट अ सेंचुरी ओल्ड एट दैट टाइम, जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 25 मिलीमीटर ऑफ पानी होल्ड करने की थी। 944 मिलीमीटर ऑफ वाटर होल्ड करना इसके कैपेसिटी में था ही नहीं। प्लस ऑल दीज ड्रेन्स वर कवर्ड विद ह्यूमन वेस्ट एंड प्लास्टिक, जिसकी वजह से दे वर ऑलरेडी चोक्ड। तो जब बारिश आई तो पानी इसके थ्रू भी नहीं ड्रेन हो पाया, लीडिंग टू फ्लड। As we drove through Borivali, Mumbai's northern suburb on Tuesday afternoon, we had no idea this was the onset of Mumbai's worst deluge. How long have you been stuck on the road? For 2 hours now. 2 hours? यहाँ बोलते हैं कि सब व्यवस्था हो जाती है, सुनामी आएगी तो ये 4 घंटे की बारिश को ये लोग मैनेज नहीं कर पाए। नेचर को डिस्ट्रॉय करके जहां हमने लैंड्स बनाए थे, उन्हीं एरियाज में सबसे ज्यादा बर्बादी हुई थी। इस फ्लड में सिर्फ मुंबई में 400 से भी ज्यादा लोगों की जान गई और पूरे महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 1000 से भी ऊपर का था। सिर्फ उस एक दिन में मुंबई को 5000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ था और पूरे महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 8000 करोड़ से भी ज्यादा का है। इस मैन मेड ट्रेजेडी की वजह से अब मुंबई की सच्चाई सबको दिख रही थी। सबको समझ आ रहा था कि ये ड्रीम सिटी जैसा लगता है बाहर से, वैसा एक्चुअली में है नहीं। ये अंदर से तो बिल्कुल ही खोखला है, बिकॉज इसकी बुनियाद ही बनाई गई है नेचर के डिस्ट्रक्शन के ऊपर। एंड दैट्स व्हेन बीएमसी केम अंडर स्पॉटलाइट। Our whole government, our whole system was under pressure to take a strict action against this and to do something about this, ताकि ऐसा कुछ फिर से कभी भी ना हो। फ्लड के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार को स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए, स्पेशली मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोर्ट ने मैंग्रोव्स की कटिंग और डंपिंग पर कंप्लीट बैन लगा दिया और उसके आसपास 50 मीटर का नो डेवलपमेंट जोन डिक्लेयर किया। साथ ही गवर्नमेंट को ये भी ऑर्डर दिया गया कि मैंग्रोव को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में नोटिफाई किया जाए, इवन अगर वो किसी के प्राइवेट लैंड पर हो। आज के टाइम पर मैंग्रोव को डैमेज करना सिर्फ इलीगल नहीं, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। There seems to be more trouble for stand-up comedian Kapil Sharma. इसके पैरेलल पार्लियामेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लाकर डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम को फॉर्मुलाइज किया और कोर्ट ने डायरेक्ट मीठी रिवर को रीडिजाइन करने तो नहीं बोला, लेकिन अथॉरिटीज को पुश किया एनक्रोचमेंट हटाने के लिए और डंपिंग रोकने के लिए। मतलब फ्लड के बाद फोकस सिर्फ रिकवरी पर नहीं बल्कि प्रिवेंशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर शिफ्ट हुआ। Bombay people always know they will attempt. So we are trying. इस सब के बाद the government had actually tried to improve the flooding situation by implementing the Brimsword project. इस प्रोजेक्ट में जो हमारे already existing 25 mm water hold करने वाले ड्रेनेज सिस्टम्स है, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करके उसे 50 mm का करने वाले। अब ये सुनने में तो एक बड़ा अच्छा प्लान लग रहा है कि ओके ठीक है, डबल कर रहे हैं हमारे ड्रेनेज सिस्टम को, बट इन रियलिटी ये बड़ा ही आउटडेटेड प्लान था, क्योंकि इस प्लान को प्रपोज 1995 में किया गया था आफ्टर द 1985 फ्लड। और अगर ये प्रोजेक्ट 2005 तक इम्प्लीमेंट हो भी जाता तब भी इसका कुछ फायदा नहीं रहता, बिकॉज उस दिन
26 जुलाई को सिर्फ 1 घंटे में 100 mm से भी ज्यादा की बारिश हुई थी। तो ये 50 mm का ड्रेनेज सिस्टम लिटरली उसको होल्ड नहीं कर पाता। इट वाज ऑफ नो यूज। एंड यू नो व्हाट्स इवन फनीयर, अब तक ये प्रोजेक्ट 100% इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है। इट हैज बीन मोर देन अ डेकेड एंड द वर्क इज स्टिल पेंडिंग। Now why is that? सालों की माइग्रेशन की वजह से लोगों ने अब इन ड्रेनेज सिस्टम्स के ऊपर अपने घर बना लिए, और ये घर कुछ 100-200 की संख्या में नहीं है, ये लाखों की संख्या में घर है। तो इन घरों को कंप्लीटली निकालना, राइट, उन एरियाज को डेवलप करना इज अ रियली बिग टास्क, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू compensate these people, you'll have to give them a place somewhere else to live, and these people they don't want to go anywhere else, क्योंकि इनके जो घर है वो इनके काम के एरिया के आसपास बनाए गए हैं, राइट। इसलिए दे फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और जब लाखों की संख्या में लोग आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी कंफर्टेबल टू टेक अ हार्श डिसीजन अगेंस्ट देम। रीजन बीइंग कि ये लोग आपका वोट बैंक भी है, राइट। अगर आप इन्हें नाराज करते हो दैट मीन्स कि लाखों की संख्या में लोग जो है वो आपके खिलाफ वोट करेंगे, एंड नो गवर्नमेंट वांट्स दैट। और इसी का फायदा जो है वो लँड माफिया लेती है। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गालगत असलेल्या वासमारे ब्रिज या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भूमाफियांनी अनधिकृत बांधकाम करून जे मँग्रोव्हच्या झाडांची कत्तल करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आलेला आहे। 2005 फ्लड के बाद जिन मैंग्रोव्स को रिजर्व फॉरेस्ट के कैटेगरी में डाला गया था उसे आज खुलेआम लैंड माफिया एनक्रोच कर रही है, और ये एनक्रोचमेंट बड़े ही सिस्टमैटिक वे में किया जाता है। तो इन मैंग्रोव्स के आसपास ना 50 मीटर का बफर जोन है। इस बफर जोन के अंदर आप कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इट इज कम्प्लीटली इलीगल। तो उसे डायरेक्ट एनक्रोच करने के बजाय लैंड माफिया इसे धीरे धीरे करके सॉलिड लैंड में कन्वर्ट करती है बाय कवरिंग दिस एरियाज विद कंस्ट्रक्शन मटेरियल, विद डेब्रीज, ताकि ये जो मैंग्रोव्स है वो कम्प्लीटली सफोकेट हो जाए और मर जाए। जैसे ये एरिया एक कंटिन्यूअस लैंड मास में कन्वर्ट हो जाती है, वैसे ये लोग वहां पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे से स्लम्स बनाते हैं, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, फिर उसे धीरे धीरे करके लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ वीक मॉनिटरिंग काफी समय तक ये जो पूरी सेटलमेंट है किसी के नोटिस में नहीं आती, पर जैसे ही एक बड़ा सा स्लम एरिया बन जाता है और लोकलाइट्स इसके खिलाफ बीएमसी पे कंप्लेन करते हैं, तब बीएमसी आती है, इसे डिस्ट्रॉय करती है। बट एट दैट पॉइंट इट इज टू लेट, द डिस्ट्रक्शन हैज ऑलरेडी बीन डन। अलार्मिंग कंप्लेंट्स के बाद मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पिछले साल मैसिव डिमोलिशन ड्राइव शुरू किया था, जिसमें 139 हटमेंट्स, गोडाउन्स और शेड्स को डिस्ट्रॉय करने का निर्णय लिया गया, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन में आते हैं। लेकिन इस ड्राइव के खत्म होते ही लोगों ने अलेज करना शुरू किया कि लोकल वार्ड ऑफिस से जुड़े हुए जूनियर इंजीनियर्स ना सिर्फ पिक एंड चूज पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे थे सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट्स को टारगेट करने के लिए, बल्कि कुछ इलीगल स्ट्रक्चर्स पर सिर्फ कॉस्मेटिक एक्शंस ले रहे थे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड इन दिस, एंड आल्सो वो सिस्टम मैंग्रोव को क्या प्रोटेक्ट करेगा जो खुद मैंग्रोव से ज्यादा कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर को जरूरी समझता है। In a major boost to Mumbai's connectivity, Chief Minister Devendra Fadnavis inaugurated the northbound bridge linking the Mumbai Coastal Road with the Bandra-Worli Sea Link. Mumbai Coastal Road Project, इस प्रोजेक्ट का फेज 2 शुरू हो गया है, जो बेसिकली नॉर्थ ऑफ मुंबई को साउथ ऑफ मुंबई से कनेक्ट करेगा। अभी इसलिए किया जा रहा है बिकॉज लोग रहते तो नॉर्थ में है बिकॉज ऑफ द कंपैरेटिवली लो प्रॉपर्टी रेट्स, बट वो काम के लिए साउथ में जाते हैं, और इसी वजह से एरियाज लाइक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक रहती है। इस ट्रैफिक में लोगों को 2-2 घंटे बिताने पड़ते हैं जस्ट टू ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट इज बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट, और वो क्लेम कर रहा है कि इससे इनका जो 2 घंटे का ट्रैवलिंग है ये 40 मिनट्स तक आ जाएगा। इससे ना ही सिर्फ फ्यूल बचेगा बट पोल्यूशन भी कम होगा। Now on paper this sounds like a great plan कि 2 घंटे का सफर आप अब सिर्फ 40 मिनट में कर पाओगे, बट इन रियलिटी हम इसके लिए जो कॉस्ट पे करेंगे that is gonna be irreversible। इस प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट एरिया में 45,000 से भी ज्यादा मैंग्रोव ट्रीज आते हैं। कहा जा रहा है कि इन 45,000 में से 9,000 ट्रीज को कंप्लीटली हटा दिया जाएगा, और बाकी के जो ट्रीज है उन्हें कहीं और रीप्लांट करने की कोशिश की जाएगी, एज इफ रीप्लांटिंग अ मैंग्रोव ट्री इज अ इजी थिंग टू डू। 2020 में अबू धाबी में एक प्रोजेक्ट हुआ जहां अराउंड 300 मैंग्रोव ट्रीज को ट्रांसप्लांट किया गया,
ये काफी डिटेल्ड और टेक्निकल प्रोसेस था। ट्रीज को केयरफुली एक्सकवेट किया गया, रूट्स को प्रोटेक्ट करके ट्रांसपोर्ट किया गया, फिर उन्हें नए साइट पर रीप्लांट किया गया जहां टाइडल कंडीशंस को ध्यान में रख के उनकी मॉनिटरिंग भी हुई। लेकिन इतने प्लानिंग के बाद भी लगभग 31% ट्रीज ही सर्वाइव कर पाए। अगर इतने कंट्रोल सिस्टम के बाद भी सर्वाइवल रेट्स इतने कम है तो क्या मुंबई जैसी सिटी में लार्ज स्केल मैंग्रोव ट्रांसप्लांटेशन realistically काम करेगा? BMC has also promised to plant thrice the number of mangrove trees to be cut for Mumbai Coastal Road project, पर unfortunately इसकी reality भी कुछ और ही है। Where I'm standing, you can see the channel is much below. It's almost 5 feet below the 5 feet or more, I would say, from the place where the mangroves are supposed to be planted. The channels that you see here, you can see these canals which are made here, or the channels which have been made here. They are supposed to plant the mangroves next to it. Okay, now I'll show you what is the state of the earlier plantations. You can see this dead 1, dead 2, dead 3, dead 4, dead 5, and the list is endless. The entire channel is full of dead mangroves. Now they have claimed a 95% success rate of survival here. These channels are running dry. It is almost around high tide when we have come here. The water has not reached in this area. You can see, I'll walk inside that channel so that you get a better idea. See, it is not even damp. So such unscientific methods of plantations are used. You can see the state of this sapling here. How do they expect it will grow? जहां हम नए मैंग्रोव्स को प्रॉपर्ली ग्रो तक नहीं कर पा रहे, वहां पुराने मैंग्रोव्स को शिफ्ट करके बचाने का प्लान कितना प्रैक्टिकल है? अब ये रोड बनाई किसके लिए जा रही है? तो अपेरेंटली मुंबई में मैक्स टू मैक्स 10% लोगों के पास गाड़ियां है और ये रोड स्पेसिफिकली गाड़ियों के लिए बनाई जा रही है। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट सिर्फ एक रोड ही नहीं, एक एक्सक्लूसिव कॉरिडोर है जहां 2 व्हीलर्स, ऑटोज और हेवी ट्रेलर्स को सेफ्टी और फिजिक्स की वजह से बैन किया गया है। अब महाराष्ट्र में अराउंड 4.5 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स है, जिसमें से सिर्फ 78 लाख कार्स है और करीब 3 करोड़ 2 व्हीलर्स है। तो जो मेजोरिटी लोग 2 व्हीलर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट है, क्या ये फेयर है कि टैक्स पेयर्स के 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ इस 10% के कन्वीनियंस के लिए खर्च किया जाए? अब कहने को तो फेज 1 में BEST बसेस भी ट्रैवल कर सकती है, बट प्रॉब्लम ये है कि रिसेंट टाइम में बसेस की जो क्वांटिटी है उसमें बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है। कहा जा रहा है कि एट दिस पॉइंट मुंबई में सिर्फ 249 BEST बसेस अवेलेबल है और इन बसेस से ट्रैवल करने के लिए लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, डिफीटिंग द एंटायर पर्पस ऑफ हैविंग अ कोस्टल रोड। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि इस कोस्टल रोड का इस्तेमाल करने के लिए आप एक नई गाड़ी खरीद लोगे ताकि आप ट्रैफिक से बच पाओ, तो लेट मी टेल यू दैट विल प्रोबेबली बी द वर्स्ट डिसीजन एवर, क्योंकि देयर इज अ इकोनॉमिक प्रिंसिपल कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डिमांड। अगर आपको मैं सिंपली समझाऊं तो बेसिकली ये प्रिंसिपल कहता है कि जितने ज्यादा रास्ते बनेंगे उतने ही ज्यादा लोग मोटिवेट होंगे टू बाय अ न्यू कार, टू ट्रैवल बाय रोड, और जितने ज्यादा लोग गाड़ियां लेके रोड पे आएंगे उतनी ही ज्यादा ट्रैफिक बढ़ेंगी। तो जो कोस्टल रोड का पूरा पर्पस है वो एंटायरली डिफीट हो जाएगा अगर लोग ज्यादा कार्स खरीदने लगे तो। और अगर इस कोस्टल रोड का इस्तेमाल करके आप 40 मिनट में पहुंच भी गए तो भी आगे का सफर तो आपको इस नॉर्मल रोड में ही करना है, और हमारे जो रोड्स है वो पॉट होल से भरे हुए हैं। देख लिया और अभी नॉर्मल बात है, मुंबई के खड्डे। तो मतलब फायदा क्या बचा इतना स्मूथ राइड का जब आगे जाके आपको सफर ही करना है। प्लस बहुत सारे लोगों ने ट्विटर में ये भी डाला है कि इन कोस्टल रोड की जो हालत है वो ऑलरेडी खराब हो चुकी है। इस रोड की वजह से हजारों पेड़ तो कट ही रहे हैं, पर कोली कम्युनिटी का लाइवलीहुड भी खतरे में आ चुका है। सदियों से कोली कम्युनिटी मुंबई के कोस्ट लाइन्स पे रह रही है। ये सिर्फ उनका घर ही नहीं बल्कि उनका पूरा सर्वाइवल सिस्टम है। Chief occupation for the women of this village is in drying and preparing the fish which is caught by the men. जनरेशन से वो छोटी बोट्स लेके शोर्स के पास फिशिंग करने जाता है, लेकिन कोस्टल रोड प्रोजेक्ट ने ये बैलेंस तोड़ दिया। लैंड रिक्लेमेशन और हेवी कंस्ट्रक्शन की वजह से वो शैलो कोस्टल वाटर्स जहाँ फिश ब्रीड करती थी अब वो डिस्टर्ब हो चुकी है। इसका सीधा इम्पैक्ट ये पड़ा है कि मछलियां अभी शोर्स के पास नहीं जाती बल्कि वो डीपर सी में शिफ्ट हो चुकी है, और इसी के साथ कोली फिशरमैन की इनकम लिटरली आधी हो गई है। और अब फेज 2 शुरू होने वाला है, डैमेज और बढ़ने वाला है।
इसलिए ऑल अराउंड मुंबई कोलीज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस रोड। डेवलपमेंट के नाम पर एक पूरी कम्युनिटी को धीरे धीरे करके उन्हीं के समुंदर से दूर किया जा रहा है। मुंबई में कई सारी जगहों पर इलीगली मैंग्रोव्स को काटा जा रहा है। सिर्फ मैंग्रोव्स ही नहीं, एट दिस पॉइंट मुंबई और महाराष्ट्र में लार्ज स्केल पर नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। विद डेज रीचिंग AQI 500 एंड टेम्परेचर इंक्रीजिंग एवरी ईयर, क्या हम एक पेड़ भी काटना अफोर्ड कर सकते हैं, लेट अलोन डिस्ट्रॉइंग एन एंटायर इकोसिस्टम। जहां एक तरफ मुंबईकर हर साल हीट स्ट्रोक, बैड AQI और फ्लड की वजह से मर रहे हैं, वही हमारी एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही है। इट इज लाइक when we have soldiers, a mother gives birth to a child, takes care of him, he grows, he becomes a young man, and she has all the guts to allow him to go and fight at the border of this country. So it is that way. Think those thieves are soldiers. Till the time they are alive, they are protecting us, and if at all they are taken off, they are still working for the development. You cannot say no to progress because you have to preserve tree. If those 5 trees are grown and they have to cut, we plant 10 more trees. That is only way. Can we rely on people like her to take decisions for our future? आज एक मुंबईकर के पास न सही से चलने के लिए रास्ते हैं, न सांस लेने के लिए शुद्ध हवा है, और लोकल में ट्रैवल करना is literally the worst thing ever. Why does it feel like कि मुंबई locals haven't changed in the past decade? और मीठी नदी करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स में से एक है। पर ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन कॉन्क्रीटाइजिंग द सिटी, जबकि स्टडीज ये बताते हैं कि बाय 2050 मुंबई के कुछ पार्ट्स पानी के अंदर होंगे, और अगर ये नहीं भी हुआ तो there will be prolonged floods that will cover large areas of Mumbai. Such compound floods have the potential to submerge large parts of Mumbai at least for several days in the near future. लाखों मुंबईकर्स बेघर हो जाएंगे, कई सारे तो अपनी जान भी खो देंगे। ये जो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी आपने अपने मेहनत के पैसे से कमाई है, वो रातों रात चली जाएगी, all because you didn't take a stand for your city, you didn't take a stand for your home.